नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करने वाले हैं वात पित्त वालों के बारे में, यानी वात पित्त वालों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस प्रकार से यह इन समस्याओं को अपनी दिनचर्या से संतुलित या व्यवस्थित रख सकते हैं और अपनी प्रकृति को संतुलित रखते हुए अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वात और पित्त। वात जो है आकाश और वायु महाभूत का संगम है। पित्त जल तथा अग्नि महाभूत का संगम है। वात गैसियस फॉर्म में है, पित्त द्रव लिक्विड फॉर्म में है। इसी प्रकार से जो इसके लक्षण हैं, वायु रुक्ष है, शीतल है, ठंडी है, सूक्ष्म है और गतिमान है। और जो पित्त है उष्ण है, तीक्ष्ण है और रुक्ष भी है और थोड़ा स्निग्ध भी है। वात यानी वायु, पित्त यानी गर्मी यानी कि आग। आग और हवा जब मिलते हैं, जैसा कि हमने शारीरिक और मानसिक लक्षणों में देखा कि दुबले पतले से होते हैं, बॉडी इनकी ड्राई होती है, काफ़ी रूखेपन वाली समस्या होती है, या मानसिक लक्षणों में जल्दी भड़कने वाले, गर्म स्वभाव वाले, तुरंत भड़क के और तुरंत शांत हो जाने वाले, कुछ इस प्रकार के लक्षण वाले ये होते हैं। और वात पित्त वालों में जो समस्याएं होती हैं अधिकतर ड्राइनेस से जुड़ी होती हैं, क्योंकि आग और हवा दोनों मिलकर सुखाने का काम करती है। जिस प्रकार से कफ और पित्त वाले थे वहाँ जल की अधिकता थी, तो वहाँ जो जल के यानी गीलेपन के कारण जो समस्याएं होती हैं वो अधिक होती थी। लेकिन यहाँ जल की कमी है तो यहाँ ड्राइनेस के कारण जो होने वाली समस्या है वो अधिक होती है। जैसे दुबला पतला होना या कमजोर होना, गर्मी का अधिक लगना। देखिए यदि पित्त डोमिनेंट वात होगा, यानी पित्त ज़्यादा होगा और वात थोड़ा कम होगा, तो गर्मी अधिक लगेगी, गर्मी लगने की समस्या इसमें ज़्यादा होएगी। फिर उसके बाद आता है अनियमित पाचन। इनका पाचन अनियमित रहता है, ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण ये कमज़ोर शरीर वाले या हीन शरीर वाले होते हैं। और गुस्सा या चिड़चिड़ापन जो कि पित्त का एक गुण है, या शरीर में दर्द का होना, दर्द का अधिक होना, या जो जॉइंट्स हैं हमारे इसमें से खटखट की आवाज़ आना, या जॉइंट्स में पेन होना, गठिया, अर्थराइटिस, इस प्रकार की जो समस्या होती है। रक्त पित्त के विकार भी इन्हें उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्लीडिंग का होना, शरीर से खून का निकलना, मल मार्ग से, मूत्र मार्ग से, नाक वाक से खून निकलता है किसी को, कान वान से, या स्किन पे खाज खुजली होने पर, फोड़े फुंसी या कुछ होने पर, खुजा देने पर खून का निकलना बड़े ही आसानी से खून निकलने लगता है। तो ये जो रक्त पित्त की समस्या होती है, इसका होना, या चक्कर का आना, बीपी बढ़ जाना, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं जैसे लोग, तो उनको गुस्से में बीपी बढ़ जाता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिन्हें चक्कर आने लगता है, शरीर कांपने लगता है, तो ये सभी समस्याएं इनको होती हैं। फिर अब बात करते हैं इनके आहार विहार की। आहार विहार में देखिए, जो वात है और पित्त है ये रुक्षता, शरीर में ड्राइनेस बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे शरीर सूखता है, कमजोर होता है। तो ड्राइनेस को दूर करने के लिए जो स्निग्ध आहार है, यानी कि चिकना आहार, उसका सेवन विशेष करके इनको करना चाहिए। और चिकना में भी जो वात पित्त वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है वह घी। घी का प्रयोग वात और पित्त दोनों बड़े ही आराम से कर सकते हैं। देखिए वैसे वात वालों के लिए विशेषकर तेल कहा गया है, पित्त वालों के लिए विशेषकर घी कहा गया है, परंतु जब वात और पित्त दोनों मिश्रित हैं तो यहाँ घी दोनों को अकेले कंट्रोल कर सकता है। तो घी का प्रयोग यह हमेशा करें। घी के बाद आता है दूध। दूध का प्रयोग दोनों के लिए बहुत अच्छा है और ये कफ का वर्धन करता है, कफ को बढ़ाता है, जिससे शरीर में गुरुता या भारीपन बढ़ेगा और वात और पित्त दोनों शांत होंगे। घी, दूध और मक्खन, मक्खन भी इनके लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि दही को भिगो के निकाला जाता है, वो वाला मक्खन मिश्री के साथ यदि सेवन करें तो वात पित्त वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आता है गुरु आहार, यानी कि भारी भोजन, क्योंकि ये दोनों लघुता का गुण रखते हैं, हल्केपन का। तो हमें गुरु आहार, साथ ही साथ स्निग्ध आहार। स्निग्ध में हमने देखा घी, दूध, मक्खन, और गुरु में जो वजन बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे उड़द, उड़द का लड्डू, उड़द का दाल का सेवन, या जो दही बड़े वगैरह जो बनते हैं, हालांकि दही और उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ उड़द की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें। उड़द का सेवन, या और भारी चीज़ें जैसे केला हो गया, केला, फल फ्रूट में केला, या कंद वाली चीज़ें जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे शकरकंद, जिमीकंद, यह स्थूलता या स्थिरता का गुण रखती हैं और शरीर में भारीपन को बढ़ाती हैं। तो यह वात पित्त वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद में जो 6 प्रकार के रस बताए गए हैं उसमें से जो मधुर या मीठा रस जो है वात पित्त वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मधुर रस पृथ्वी और जल महाभूत का संगम है।
पृथ्वी और जल कफ का भी यही महाभूत है, और जो मीठा रस है कफ को बढ़ाने का कार्य करता है शरीर में, यानी कफ का वर्धन करता है। तो इसीलिए मीठा रस इनके लिए बहुत ही अच्छा है। मीठे में जैसे ये किशमिश, मुनक्का, अंगूर। जो किशमिश और मुनक्का है इनको ये रात्रि में भिगो के पानी में सुबह जो मुनक्के के अंदर बीज होता है उसे निकाल के उसका सेवन चबा चबा के कर सकते हैं, फिर ऊपर से पानी को पी सकते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अनार बहुत ही अच्छा है, या नारियल। नारियल भी जो स्निग्धता का गुण रखता है और शीतलता प्रदान करता है, जो कि पित्त का शमन करता है। और मीठे में जो हमारी जो मिश्री या गुड़ होते हैं यह भी इनके लिए बहुत अच्छा है। मिश्री का सेवन वात पित्त वालों के लिए, विशेषकर वात वालों के लिए और पित्त वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो गुड़ है, गुड़ का सेवन भी इन्हें करना चाहिए, क्योंकि यह भी गुण में मधुर है और गुरुता, भारीपन को बढ़ाता है, जिसके कारण शरीर में कफ का वर्धन होता है और वात पित्त शांत होते हैं। ऐसे ही अनाज में जौ और गेहूं का सेवन विशेषकर सभी को करना ही चाहिए। हम हर वीडियो में बात करते आ रहे हैं, किसी भी प्रकृति वाले को जौ और गेहूं का सेवन करना चाहिए, सभी प्रकृति वालों के लिए अच्छा है। फिर अब बात करते हैं इनके विहार की। आहार के बाद विहार। विहार यानी कि हम किस प्रकार से दिनचर्या रूटीन में रहें, कहाँ रहें, कैसे रहें, गर्मी में रहें, उष्णता में रहें, सर्दी में रहें या शीतलता में रहें। तो विहार में वात पित्त वालों को पहली बात तो व्यायाम से परहेज रखना चाहिए, अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, या करें भी तो बहुत हल्के फुल्के ध्यानात्मक आसन वगैरह कर लेने चाहिए। बहुत तीव्र गति से करने वाले व्यायाम या तीव्र गति से करने वाले कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप कोई काम भी कर रहे हैं तो बड़ी हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में होते हैं वात पित्त वाले, तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए कि ये उस कार्य को थोड़ी धीमी गति से करें, ताकि वह कार्य में कोई गड़बड़ ना हो। तो हर कार्य को धीमी गति से करें, और धीमी गति से इसलिए भी करें क्योंकि अधिक तेज गति से वात और पित्त का शरीर में वर्धन होता है, बढ़ोतरी होती है। इसलिए हर कार्य को शांति से करें, व्यायाम अधिक ना करें, और शरीर पर अभ्यंग जो मालिश है विशेषकर वात पित्त वालों को करनी चाहिए। पित्त अधिक है तो घी की मालिश कर सकते हैं, या शीतल तेल की मालिश कर सकते हैं, जैसे नारियल वगैरह का तेल। और वात अधिक है तो तिल वगैरह का तेल की जो मसाज है शरीर पे इन्हें करनी चाहिए नहाने से पूर्व। मौसम की बात करें तो अति उष्ण और अति शीतल जगह पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उष्णता से पित्त की वृद्धि होती है, शीतलता से वात की वृद्धि होती है। तो इन्हें सामान्य मौसम या डायरेक्ट पंखे की जो हवा होती है विशेषकर इनके लिए खराब है। क्यों? क्योंकि वह रुक्षता बढ़ाती है शरीर में डायरेक्ट लगी हुई हवा। तो पंखे के डायरेक्ट हवा के नीचे नहीं रहना चाहिए। कफ वाले रह सकते हैं क्योंकि उन्हें रुक्षता ही चाहिए, तो वात पित्त वाले विशेषकर ऐसा ना करें। फिर आता है जो इनके अंदर हड़बड़ाहट और चंचलता है, उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन या ध्यानात्मक आसन करें, जिससे इनका जो वात पित्त है वह कंट्रोल होगा, इनका ध्यान केंद्रित होगा और जीवन में लिए हुए संकल्पों को यह पूर्ण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पंचकर्म की। पंचकर्म में पित्त को कंट्रोल करने के लिए विरेचन और वात को कंट्रोल करने के लिए बस्ती चिकित्सा का प्रावधान है। तो वात पित्त वालों के लिए विरेचन और बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छी है। जो फिलहाल शरद ऋतु है इसमें विरेचन का प्रावधान है, और जो अभी कुछ दिन पहले गई वर्षा ऋतु है, इससे पहले की जो ऋतु है उसमें बस्ती का प्रावधान है। तो वात पित्त वाले बस्ती और विरेचन दोनों चिकित्सा को करा सकते हैं अपनी अपनी डोमिनेंसी के हिसाब से। तो ये रहा वात पित्त वालों की समस्या और उनके संतुलन के बारे में, उनकी दिनचर्या किस प्रकार से। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। सादर नमस्ते।